हेलो, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। वेलकम टू ज्ञानस्थली क्लासेस एवरीवन। तो यूजीसी नेट पेपर 1 की क्लासेस हमारी चल रही हैं और यूनिट 1 का टीचिंग एप्टीट्यूड का जो है ये क्लास नंबर 5 है ना। हमारा आज का टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग। ठीक है, तो क्या क्या कारक हैं जो जिनसे जो है शिक्षण प्रभावित होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम देखेंगे। ये हमारा पार्ट 1 है, तो इसका मतलब ये होता है कि एक और पार्ट आएगा, है ना। और मैं पहले ही बता चुका हूँ आपसे कि काफ़ी डिटेल में हम कवर कर रहे हैं ये पूरे सिलेबस को, पूरे पेपर 1 को। तो अगर आप टारगेट कर रहे हो जून 2024 वाले एग्ज़ाम को, ठीक है, तो बिल्कुल आप जो है एनरोल करिए। अपने जानने वालों को भी बोलिए कि भाई एनरोल करें। बैच में बहुत बेहतरीन बैच चल रहा है और आज ही जो है एनटीए ने रिज़ल्ट भी जारी किया है। तो अगर आपका रिज़ल्ट बढ़िया रहा तो आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अगर आप जो है नेट हो गया, जेआरएफ नहीं हुआ, या फिर आपका नेट भी नहीं हुआ, जेआरएफ भी नहीं हुआ, तो बिल्कुल आपको जो है हार नहीं मानना है। आपके लिए जो है एक छोटा सा कविता जो भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लिखा है, वो एक बार मैं बोलता हूँ। मैं कविता का भी काफ़ी शौकीन हूँ। तो देखिए, टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर, पत्थर की छाती में उग आया नव अंकुर, झरे सब पीले पात कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। ठीक है, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। तो आपको हार नहीं मानना है और आप हमारे एकलव्य बैच से जुड़ सकते हैं। उसके पहले मैं अपने बारे में थोड़ा बता देता हूँ। और देखिए, आज जो है मैं अपने बारे में बता रहा हूँ तो यहाँ पर एक एडिशन भी हो गया है। और एडिशन क्या है कि देखिए, मैंने जेआरएफ जो है दिसंबर 2022 वाला मेरा पहला अटेम्प्ट था। उसके बाद मैंने सोचा कि जेआरएफ देना मेरे लिए मुनासिब नहीं है, मतलब सही नहीं होगा, क्योंकि किसी एक कैंडिडेट का जो है सीट जो है ना वो चला जाता। इसलिए मैंने सोचा कि नहीं दूंगा, लेकिन उसके नेक्स्ट अटेम्प्ट पे मैंने नहीं दिया, छोड़ दिया। और अभी चूंकि मैं 3rd सेमेस्टर में हूँ और मुझे क्या है कि इस एजुकेशन वाले ही सेक्टर में, यानी कि जो एकेडमिया है, इसमें ही रहना है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि एक बार ये एग्ज़ाम जो है फिर से दे कर देखता हूँ, क्योंकि क्या है कि ब्रश अप करना बहुत ज़रूरी होता है अपने आइडियाज़ को। अगर आप एक एग्जामिनेशन में नहीं बैठते हो तो आप समझ नहीं पाते हो कि वो एग्जामिनेशन का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, अब कैसे वो बदल रहा है ना। तो मैंने जो है एक बार फिर से ये अभी जो दिसंबर 2023 वाला है वो अटेम्प्ट मैंने दिया था। और चूंकि वो एग्ज़ाम जो है मैंने उसका कोई प्रिपरेशन नहीं किया अलग से या फिर कुछ भी, और मैंने उसको दे दिया। और एक एग्ज़ाम के साथ क्लास होने की वजह से भी ये एग्ज़ाम जो है मैं दे दिया, नहीं तो ये देने वाला नहीं था। तो वही अगर आपको बताऊं कि जो दिसंबर 2023 है, इसमें नेट क्वालिफाई हो पाया है। कुछ 2 क्वेश्चन से जेआरएफ रुका है, यानी जेआरएफ नहीं हुआ। वो बढ़िया भी है, क्योंकि जो है एटलीस्ट एक कोई जेआरएफ कैंडिडेट का सीट जो है मेरे वजह से नहीं गया। तो ये जो है मैं इसके लिए मैं थोड़ा खुशी हूँ। और जो है 194 मार्क्स जो है इसमें स्कोर हो पाया है। बिना किसी देरी के आप जो है, अगर फॉलो नहीं करते हैं ज्ञानस्थली को सोशल मीडिया पे, तो ज़रूर फॉलो करिए। वहाँ टेलीग्राम पे बहुत अच्छा एक डिस्कशन ग्रुप बना है जहाँ ये सारे डिस्कशन होते हैं। इसके साथ साथ व्हाट्सएप पे आप जो है कांटेक्ट करके कोई भी क्वेरी कंसर्न हो तो वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। और इसके साथ साथ यूट्यूब पे ज्ञानस्थली क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यूट्यूब पे क्या है कि हमारे अलग अलग मैम जो है लाती रहती हैं अलग अलग इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। इसके साथ साथ मैराथन सेशन भी आएंगे यूट्यूब पे, तो यूट्यूब पे जरूर सब्सक्राइब करिए। आगे बढ़ने से पहले एक बार हम अपने एकलव्य बैच के बारे में बता देते हैं। तो देखिए, यूजीसी नेट पेपर 1 का बैच है, ओनली 1500 रुपीज़ इसका प्राइस रखा गया। और उस पर भी अगर आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट लगाना चाहो तो ये कूपन कोड है PS100। अगर आप ये लगा लेते हो तो आपको जो है एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कोई भी क्वेरी कंसर्न हो तो नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हो। और अब हम बढ़ते हैं अपने कंटेंट की तरफ। तो आज ये हमारा क्लास नंबर 5 और हमारा जो ये आज का टॉपिक है ये है शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हमारे पठन पाठन को, हमारे टीचिंग लर्निंग को प्रभावित करते हैं, तो उसको हम देखेंगे। पार्ट 1 है ये वीडियो का। और यानी इसके बाद एक और वीडियो इसी टॉपिक पे आएगा और उसमें हम अलग जो है चीज़ों को अलग अलग डायमेंशंस को कवर करेंगे। तो देखिए, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं जो टीचिंग है वो कितना प्रभावशाली है। उसको प्रभावशाली बनाने के लिए अलग अलग कारक हैं जो कि क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, अपना एक जो है प्रभावित करते हैं। अगर हम देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर होता है ना वो है पेडागोजिकल स्किल। पेडागोजिकल स्किल क्या है कि शैक्षणिक कौशल, कैसा आप पढ़ाते हो, किन तरीके से पढ़ाते हो, आप अपने लर्नर के लेवल को ध्यान में रखते हुए कैसे पढ़ाते हो, आप उनके डाइवर्स नीड्स को कैसे ध्यान में रखते हो, यानी उनके जो बहुआयामी जो ज़रूरतें हैं
ठीक है, डाइवर्स नीड्स हैं, तो आप उनके डाइवर्स नीड्स को कैसे ध्यान में रखते हो, ठीक है। इसके साथ साथ आप क्या मल्टीलिंग्विज्म का यूज करते हो, क्या अलग अलग लैंग्वेज का यूज करके, देखिए यहाँ पे हम लोग जैसे बाइलिंगुअल पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो बाइलिंगुअल पढ़ रहे हैं यानी कि 2 लैंग्वेज का यूज हो रहा है यहाँ पे, इंग्लिश और हिंदी। मैं इंग्लिश में भी आपको पढ़ा सकता हूँ, हिंदी में भी पढ़ा सकता हूँ, तो ये देखिए ये है। इसके साथ साथ आपके नीड्स को यहाँ पे ध्यान में रखा गया है, एक सिस्टमेटिक तरीके से आप क्या पढ़ा रहे हो कि नहीं पढ़ा रहे हो, ठीक है, सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ा रहे हो कि नहीं, आप टेक्नोलॉजी का कितना यूज कर रहे हो, ठीक है, टेक्नोलॉजी का यूज करने के साथ साथ जो है आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, एज अ टीचर आप जो है कम्युनिकेशन स्किल आपका कैसा है, ठीक। इसके साथ साथ कौन से टीचिंग लर्निंग मटेरियल आप यूज कर रहे हो, आप जो है कितना अपने क्लासरूम को जो है कितना ज़्यादा प्रभावशाली बना पाते हो, इफेक्टिव बना पाते हो, कैसे। देखिए लर्नर पार्टिसिपेशन जो है ना वो क्लासरूम में बहुत ज़रूरी होता है, तो लर्नर को कैसे पार्टिसिपेट करवाते हो, एंगेजमेंट कैसे बढ़ाते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं, बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती हैं टीचिंग पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दिया भी हुआ है कि आप जो है कैसे कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को, बहुत ज़्यादा अगर हम बात करें कि जटिल से जटिल जो है कॉन्सेप्ट्स हैं, और उनको आप कैसे क्लियर और एंगेजिंग मैनर में ऐसे तरीके से पढ़ा रहे हो जो कि आकर्षक भी लगे, और इसके साथ साथ आप जो है ना वो एक जो है उनको एंगेजिंग तरीके से, ताकि वो जो आपके स्टूडेंट्स हैं ना वो एंगेज कर सकें, वो वार्तालाप करके, कन्वर्सेशन करके, और एक तरीके से एक्टिव रह सकें। तो एक्टिव लर्निंग पे बहुत ज़्यादा जोर देना रहता है, और ये जो है टीचिंग तभी प्रभावी बन पाता है। अगर हम अपने दूसरे पॉइंट को देखें तो ये कहता है कि जो क्लासरूम एनवायरनमेंट है ना, यानी कि जो कक्षा का वातावरण है और जो संसाधन आप यूज करते हो, जिन रिसोर्सेज का आप यूज करते हो, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट प्लेज अ पिवटल रोल, एक इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। इसके साथ साथ देखिए डाइवर्स स्टूडेंट्स में डाइवर्सिटी होती है। देखिए कोई किसी का बैकग्राउंड जो है वो काफ़ी पुअर बैकग्राउंड से आएगा, कोई रिच बैकग्राउंड से आएगा, कोई अपने साथ अलग अलग, हर स्टूडेंट जो है अपने साथ अलग अलग एक्सपीरियंसेस लेके आएगा, ठीक है। तो देखिए आपको जो है उनमें बायस नहीं रहना है, ठीक है। आपको बिना किसी आप जो है किसी भी तरीके का झुकाव नहीं रखोगे किसी की तरफ, ठीक है, कि आप जो है अमीर को ज़्यादा लाइक कर रहे हो, गरीब को कम। आप जो है पढ़ने में जो तेज है, जो ब्रिलियंट है, तो ब्रिलियंट स्टूडेंट को जो है ज़्यादा कहते हैं कि तवज्जो दे रहे हो, और जो स्टूडेंट जिनको कोई लर्निंग डिसेबिलिटी उनको कम दे रहे हो। देखिए आपके कक्षा में जो है विद्यार्थी जो है ना वो इंक्लूसिव होने चाहिए, ठीक। इंक्लूसिव का मतलब आपका कक्षा इंक्लूसिव होना चाहिए, मतलब उनमें विद्यार्थी जो है ना उनको आप जो है सभी विद्यार्थियों को एक बराबर लेके चलो, ऐसा जो है आपका टीचिंग होना चाहिए। तो टीचिंग को आप इफेक्टिव कैसे बना सकते हो, इन्हीं तरीकों से उनके आप अपने लर्निंग स्टाइल को बदल सकते हो। अलग अलग जो इंडिविजुअल्स हैं, अलग अलग लोग हैं, उनके अलग अलग नीड्स हो सकते हैं स्टूडेंट्स के, उनके नीड्स को ध्यान में रखते हुए कैसे आप अपने टीचिंग लर्निंग मटेरियल को जो है उस तरीके से बनाते हो, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारा तीसरा पॉइंट है प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो है ना वो टीचर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी जो है वो उस तौर पे आता है, ठीक। तो जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है इनका सपोर्ट, इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी का जो है इंटीग्रेशन, यानी टेक्नोलॉजी को कैसे आप जो है तकनीक को, जो नई तकनीक आ रही है पढ़ाने का, जैसे ऑनलाइन लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का यूज़, किसी भी तरीके का आप जो है ऑनलाइन टेस्ट ले रहे हो या फिर क्विज ले रहे हो, तो कैसे आप उसका यूज करके अपने टीचिंग के, यानी कि अपने जो भी आप शिक्षण दे रहे हो ना उसके क्वालिटी को कैसे सुधार रहे हो, ये जो है ना सारे फैक्टर्स जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं टीचिंग को प्रभावशाली बनाने के लिए, यानी इफेक्टिव बनाने के लिए। तो आई होप कि अभी तक आपको बहुत अच्छा लग रहा हो ये लेक्चर। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं ना टीचिंग को, तो उनमें सबसे बड़ा भाई देखिए कई इसमें आयाम है, अलग अलग चीज़ें हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि भाई टीचर का क्या रोल है, इसके बाद हम देखेंगे कि इसमें जो है लर्नर का क्या रोल है, ठीक। तो टीचर का रोल, लर्नर का रोल, सपोर्ट मटेरियल का रोल, ये सारी चीज़ें देखेंगे। देखिए पहला है हमारा टीचर रोल, मतलब जो भी शिक्षक है उसकी क्या भूमिका है। अगर हम बात करें टीचिंग में, देखिए भूमिका तो है, और टीचर जो है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि देखिए वो जो है ना एक कॉन्सेप्ट आता है ना कि जैसे मोर नॉलेजेबल अदर, MKO, ठीक है। तो जो मोर नॉलेजेबल अदर है ना, अगर इसके प्रभाव में एक स्टूडेंट आता है तो वो क्या हो जाता है ना, उसका ओवरऑल लर्निंग जो है ना वो बेहतर बन जाता है, और टीचर वही MKO का काम करता है, यानी मोर नॉलेजेबल अदर, ठीक। तो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टीचर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, यानी कि जो ये पठन पाठन की पूरी प्रक्रिया है इसमें जो है ना एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
देखिए टीचर, हम बार बार बात कर चुके हैं, टीचर जो है ना वो फैसिलिटेटर के तौर पे काम करता है। फैसिलिटेटर के तौर पे काम करना मतलब क्या होता है कि एक सूत्रधार की तरह एक जो है सुविधा प्रदान करता है। कैसे? जहां भी अगर लर्नर्स को प्रॉब्लम आए, ठीक है, तो लर्निंग में वो एक फैसिलिटेटर की तरह काम करता है टीचर। तो टीचर जो है, देखिए आप जो है ना, एक होता है ना कि भाई ऑथोरिटेरियन टेक्निक से अगर कोई पढ़ा रहा है, तो मतलब जो है ना कि जैसे बोलते हैं ना कि जैसे हिटलर की तरह। हिटलर क्या करता था? वो तानाशाह था, तो तानाशाही तरीके से आप नहीं पढ़ा सकते हो। आप जो है लर्नर्स को बहुत प्यार से उनसे एंगेज होके, उनसे उनकी जो है ज़रूरतों को समझ के, उनके नीड्स को समझ के, और इसके साथ साथ एम्पैथी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एम्पैथी दिखा के, ठीक है, कि आप उनके पैर में खड़े होकर उनके व्यू से देखो कि क्या उनको प्रॉब्लम है, उसको आप जो है ना रेक्टिफाई करोगे, उसको सही करोगे, है ना। तो जो टीचर का रोल है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और क्यों? तो सबसे पहले तो देखिए टीचर का रोल इंपॉर्टेंट तो है ही, तो कैसे जो है टीचर जो है वो टीचिंग को अफेक्ट करता है। तो सबसे पहले तो देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन टीचर के पास होता है। तो देखिए किस लेवल की एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, क्या वो जो है बीएड है, एमएड है, या फिर एक तरीके से देखें तो पीएचडी किया हुआ है, या फिर आप देखें कितने रिसर्च पेपर उन्होंने पब्लिश किया, क्या रिसर्च किया, किन फील्ड में वो काम किया, उनका फॉर्मल एजुकेशन कितना है, ये इस पर डिपेंड होगा। ठीक है, इससे भी पता चलता है कि एक टीचर की एबिलिटी कितनी है कि वो नॉलेज को कितना इफेक्टिवली वो प्रोवाइड कर ले। तो देखिए डिग्री आप ले सकते हो, लेकिन आप जो है अपने बात को कन्वे कर पाते हो कि नहीं आसान भाषा में, ठीक है, तो सिंपल लैंग्वेज में आप अगर अपने बातों को रख पाते हो तो वो जो है टीचर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन है उसमें भी जो है अगर आप टीचर को जो है टीचर के पास कोई सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन है तो उससे जो है उसकी ओवरऑल क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, मतलब विश्वसनीयता बढ़ता है। और क्या करता है कि भाई जटिल से जटिल जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो अवधारणाएं हैं, उनको जो है ना बहुत ही आसानी से बहुत ही सरल शब्दों में व्यक्त कर देता है। ठीक, तो ये है एक टीचर के क्वालिफिकेशन से टीचिंग कैसे इफेक्ट होता है। आगे चलते हैं तो देखते हैं दूसरा हमारा जो है ये कौशल यानी स्किल्स। देखिए टीचर के पास बहुत सारे स्किल्स भी होते हैं। ठीक, सबसे पहले तो भाई प्रोफिशिएंट कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, यानी कुशल संचार कौशल होना चाहिए। टीचर के पास अगर कम्युनिकेशन स्किल नहीं होगा तो वो अपने बात को जो है वो पहुंचा ही नहीं पाएगा बच्चों तक। इसके साथ साथ मौखिक और गैर मौखिक दोनों तरीके के जो है ना उसके पास संचार कौशल होने चाहिए, यानी वर्बल और नॉन वर्बल, यानी मौखिक तरीके से भी वो बेहतर हो और नॉन वर्बल तरीके से भी, जैसे लिखित में भी, रिटन में भी उसके पास इतने अच्छा उसका पकड़ हो लैंग्वेज पे अपने बातों को सरल शब्दों में कहने के लिए कि वो जो है ना एक बहुत ही सरल तरीके से अपने बातों को जो भी वो समझाना चाहे स्टूडेंट्स को उसको समझा पाए। ठीक, तो देखिए जो है जो भी कहते हैं ना कि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं किस चीज़ के लिए, क्लियर इन्फॉर्मेशन डिलीवरी, और इसके साथ साथ ना एक ऐसा माहौल बनाने के लिए, एक ऐसा माहौल क्रिएट करने के लिए जो सकारात्मक हो, जो पॉजिटिव हो। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, अडाप्टेबिलिटी इज इंपॉर्टेंट, अडाप्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है। टीचिंग मेथड्स में विविध शिक्षण शैलियों को पूरा करने के लिए शिक्षण विधियों की में अनुकूलनशीलता, ठीक है, यानी अडाप्टेबिलिटी जो है ना टीचिंग मेथड में ये इंपॉर्टेंट है किस चीज़ के लिए, कि अगर आप अडाप्ट कर पाओगे ना तो आप जो है अलग अलग लर्निंग स्टाइल्स को जो है आप केटर कर पाओगे, क्योंकि अलग अलग लर्नर्स आपके क्लासरूम में आएंगे, है ना। तो यानी डाइवर्स लर्नर आएंगे, बहुत ही अलग अलग तरीके के लर्नर्स आएंगे, उनके नीड्स अलग अलग होंगी। तो अगर आपके पास जो है एडाप्टेबिलिटी का जो टेक्निक है ये आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है तो आप अपने लर्निंग स्टाइल को, आप अपने टीचिंग स्टाइल को उस हिसाब से बदल देंगे ताकि इंक्लूसिविटी बढ़ सके। इंक्लूसिविटी मतलब समावेशिता, आप समावेशी शिक्षा प्रोवाइड कर पाओ, यानी इंक्लूसिव एजुकेशन, और जो है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है ना वो कॉम्प्रीहेंड कर पाएँ, अपने वो समझ पाएँ कि आप जो है क्लास में क्या पढ़ा रहे हो उसको वो अच्छे तरीके से समझ पाएँ। तो ये चीज़, इसके बाद देखते हैं तो हमारा जो यहाँ तीसरा पॉइंट आता है स्किल्स में यानी कौशल में जो टीचर के पास होना चाहिए, तो उसमें देखिए टेक्नोलॉजिकल प्रोफिशिएंसी, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल प्रोफिशिएंसी यानी तकनीकी दक्षता जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। क्यों है? क्योंकि देखिए आज जो है ना ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है, हर चीज़ जो है वो टेक्नोलॉजी पे ही निर्भर है। तो अब अगर आपको जो है ना टेक्नोलॉजिकली आप साउंड होंगे, साउंड मतलब क्या, आप अगर अच्छे होंगे, हर चीज़ को समझते होंगे, तो आप जो है ना एक बेहतर तरीके से टेक्नोलॉजी का यानी जो भी तकनीक है, जो भी प्रौद्योगिकी है, इसको आप इस्तेमाल करके
और टीचिंग मेथोडोलॉजी को बेहतर बना पाएंगे और एंगेजमेंट को एनहेंस कर पाएंगे। तो ये भी एक तरीका है, ठीक है। अब इसके बाद देखें आगे बढ़ते हुए, तो जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो है एक्सपीरियंस, ठीक। तो यानी कि अनुभव। तो देखिए प्रैक्टिकल टीचिंग एक्सपीरियंस जो है ना वो रिफाइन करता है क्या, पेडागोजिकल स्किल को, यानी शैक्षणिक कौशल को। तो देखिए आप जो है अगर प्रैक्टिकली पढ़ाएंगे, अगर आप प्रैक्टिकल टीचिंग एक्सपीरियंस जो है देंगे, तो इससे क्या होगा ना कि आपका जो है ना वो एक जो ओवरऑल जो पेडागोजिकल स्किल है वो भी बेहतर होगा। इसके साथ साथ क्लासरूम मैनेजमेंट आप इफेक्टिवली कर पाएंगे एक्सपीरियंस के थ्रू, क्योंकि अगर आपको एक्सपीरियंस होगा, अगर आपको अनुभव होगा, तो आप क्या कर पाएंगे, आप जो है धीरे धीरे करके, आप देखते हो ना कि कोई भी चीज़ करने में हमें समय लगता है, कोई भी चीज़ करने में हमें वक्त लगता है, तो हम धीरे धीरे सीख पाएंगे अपने अनुभव से। हम जो है सीख जाएंगे कि हाँ कक्षा को कैसे प्रभावी बनाना है, अपने क्लासरूम को कैसे बेहतर तरीके से मैनेज करना है। और इसके साथ साथ हम जो है ना क्वेश्चंस पुटअप करेंगे, और क्वेश्चंस पुटअप करके क्लास को एंगेज करेंगे एज अ टीचर, ठीक है। तो टीचर क्या करेगा, स्टूडेंट एंगेजमेंट पे बहुत ध्यान देगा कि कैसे अपने क्लास को एंगेज रखना है, इस पे वो ज़्यादा ध्यान देगा। और ये चीज़ें जो है ना एक्सपीरियंस के साथ आती हैं, यानी अनुभव के साथ। जैसे जैसे आप अनुभवी होंगे, तो इसीलिए आप देखते होंगे कभी भी अगर प्रोफेसरशिप के लिए जो भी निकलता है, जो भी वांट और जो भी जितने भी वैकेंसीज निकलते हैं, तो उसमें वो लोग एक्सपीरियंस मांगते हैं। क्यों मांगते हैं? क्योंकि आपको क्लासरूम मैनेजमेंट एक बेहतर तरीके से आना चाहिए इफ़ यू आर गोइंग टू हैंडल हायर एजुकेशन स्टूडेंट्स, ठीक है। इसके बाद देखिए कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी एक्सपीरियंस से होता है, क्योंकि अगर आपको एक्सपीरियंस हो रहा है तो आपका प्रोफेशनली भी, यानी कि व्यावसायिक तरीके से भी आपका विकास हो रहा है। और इससे ये होता है ना कि आप जो है ना वो एजुकेशनल ट्रेंड्स को, एजुकेशनल नए नए एजुकेशनल मेथोडोलॉजी, यानी कि जो भी आपकी कार्यप्रणाली है उसको जो है ना वो आप अडॉप्ट कर पाते हो, जो भी नीड्स है उनके थ्रू, मतलब जो भी नीड्स अराइज होंगे, नए नए नीड्स अराइज हो रहे हैं, तो उनको जो है ना आप अडॉप्ट कर पाते हो। कैसे? एक्सपीरियंस के थ्रू। आप जैसे जैसे एक्सपीरियंस लेते जाओगे, आपका प्रोफेशनली भी आप डेवलप करोगे, और इसके साथ साथ आप जो है ट्रेंड्स से, मेथोडोलॉजी से आप जो है ना अप टू डेट रहोगे। तो देखिए ये भी जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टीचिंग में, एक्सपीरियंस। अब हम देखते हैं अपने चौथे पॉइंट पे आ जाते हैं कि भाई टीचिंग में टीचर का जो रोल है ना, उसमें एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है विषय वस्तु का, यानी कि सब्जेक्ट मैटर, ठीक। तो जो सब्जेक्ट मैटर है उसमें भी इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए जो शिक्षक है उसके पास, ताकि देखिए टेक्स्ट बुक में जो दिया हुआ है उसके बियॉन्ड भी, ठीक। आप जो है एग्जाम्पल्स रो, आप रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाइए, ठीक। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाइए। आप जो है सिर्फ बुकिश नॉलेज मत दीजिए। इससे क्या होता है ना कि जो बच्चे हैं वो जो भी पढ़ रहे हैं ना उसका रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन देख पाते हैं हाथों हाथ, कि हाँ क्या मैं पढ़ रहा हूँ और उसका रियल लाइफ में यूज़ क्या है। इसके साथ साथ उनकी जो है ना आलोचनात्मक सोच भी विकसित होती है, यानी क्रिटिकल थिंकिंग उनके अंदर जो है वो निहित होता है, उसको बढ़ावा मिलता है। और क्रिटिकल थिंकिंग आपको भी मालूम है कि कितना इंपॉर्टेंट होता है लर्निंग के लिए। तो देखिए ये जो भी हमारे रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग होता है ना, उसमें भी क्रिटिकल थिंकिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। तो वो इसमें भी देखते हैं कि भाई सब्जेक्ट मैटर जो है अगर इन डेप्थ तरीके से आपको, यानी एक टीचर के को पता हो, तो वो बियॉन्ड टेक्स्ट बुक जाके और अपने रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस बताएंगे और क्रिटिकल थिंकिंग को फोस्टर करेंगे, यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग यानी आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने में सक्षम हो जाएंगे। हम देखते हैं कि देखिए अगर सब्जेक्ट के लिए पैसन है, ठीक, आप एज अ टीचर जो है अगर आपको पैसन है सब्जेक्ट के लिए, तो वो चीज़ तो फिर दिखती है, क्योंकि आप जो है वो आप भी एक लर्नर की तरह सीखने के लिए प्रेरित रहोगे, है ना। नई नई चीज़ें सीखोगे, आप नई नई चीज़ें सीख के, और उससे क्या होगा, आपके स्टूडेंट को भी इंस्पिरेशन मिलेगा कि हमारे टीचर जो है वो कितना ज़्यादा अपडेटेड रहते हैं और कितना ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं सब्जेक्ट में। और इससे एक सकारात्मक जो है ना सीखने का एक माहौल बनेगा, ठीक। तो सकारात्मक लर्निंग एटमॉस्फेयर यानी पॉजिटिव लर्निंग एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा। अब हमने जैसे पूरा किया, देखा कि भाई टीचर का क्या क्या रोल है। अब हम आ जाएंगे लर्नर के रोल पे, यानी कि जो भी लर्नर्स हैं उनका क्या रोल हो सकता है, शिक्षार्थी हैं उनका क्या जो है इसमें रोल हो सकता है। तो देखिए लर्नर जर्नी जो है ना टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, वो अलग अलग फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होता है, ठीक। और उससे भी जो है अगर हम देखें तो जो पूरी शिक्षा प्रणाली है ये प्रभावी बनती है। तो सिर्फ टीचर नहीं है, देखिए ये कहते हैं ना कि टीचर होता है, इसमें लर्नर होता है, तो एक बहुआयामी पूरा ये पहल है। टीचर होता है, लर्नर होता है, मटेरियल होता है, इसके साथ साथ इंस्टीट्यूशन
और वहाँ की एक्टिविटीज़ कैसी हैं वो होता है, मैनेजमेंट कैसा है इससे भी डिपेंड करता है टीचिंग, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अगर हम मैक्रो लेवल पे चले जाएं तो किस देश में हम रहते हैं, वहाँ कौन कौन से करिकुलम, हमारी कंट्री कौन से कंट्री में रहते हैं, वहाँ डेमोक्रेसी कैसी है, इन सब चीज़ों पे भी डिपेंड करता है ये टीचिंग। इन सब चीज़ों से भी जो है टीचिंग अफेक्ट होता है। तो अगर हम लर्नर के रोल में देखें और लर्नर के रोल कैसे अफेक्ट करता है टीचिंग को, तो उसको अगर हम देखें तो पहला आ जाता है संज्ञानात्मक कारक यानी कॉग्निटिव फैक्टर्स, जिनको ध्यान में रखते हुए हमें पूरा का पूरा कोर्स डिजाइन करना होता है एज अ टीचर। यानी लर्नर का रोल ये है कि देखिए, सबसे पहले तो उनका पूर्व ज्ञान क्या है, प्रायर नॉलेज क्या है। जो जब भी लर्नर आपके क्लास में आ रहा है तो अपने साथ कुछ एक्सपीरियंस लेके आता है, कुछ अपना पूर्व ज्ञान लेके आता है। तो जो भी उनका एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको आप चेक करोगे। और चेक क्यों करोगे? क्योंकि अगर आप चेक करोगे तो आपको उनका लेवल पता चलेगा और उस लेवल से आप जो है अपना आगे का पूरा जो लेक्चर है ना वो डिज़ाइन करोगे। जो पूरा जो है आपकी प्रक्रिया है टीचिंग की उसको पूरा डिज़ाइन करोगे। क्योंकि देखिए, आप जो है जैसे उनके एग्जिस्टिंग नॉलेज को चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि उनको कितना मालूम है, क्या मालूम है। उसके हिसाब से फिर आप अगर उनको कम मालूम है तो उसके हिसाब से आप जो है अलग तरीके से क्लासेस डिज़ाइन करोगे। अगर उनको ज़्यादा मालूम है तो उसके हिसाब से अलग तरीके से करोगे। ठीक, तो इससे क्या होता है, नए लर्निंग के लिए जो है एक फाउंडेशन मिलता है। और ये भी पता चलता है भाई, देखिए कितना जल्दी लर्नर जो है वो चीज़ों को सीख रहा है, कैसे जो है डीप कॉन्सेप्ट्स को वो ग्रास्प कर रहा है। इन सब चीज़ों पे भी असर आता है। तो देखिए, मौजूदा ज्ञान नई शिक्षा की नींव बनाता है। इसके साथ साथ क्या होता है कि जिससे यह प्रभावित होता है कि अवधारणाओं को कितनी जल्दी और गहराई से समझा जाता है। ठीक, तो ये देखते हैं कि भाई कितना जल्दी और किस तरीके से जो स्टूडेंट्स हैं वो कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, और उसके बाद फिर हमारा आगे का जो क्लास होता है वो उस हिसाब से ही हम डिज़ाइन कर लेते हैं। तो इसलिए प्रायर नॉलेज चेक करना जरूरी है, ये संज्ञानात्मक कारक है। इसके साथ साथ अगर हम देखें संज्ञानात्मक क्षमता यानी कॉग्निटिव एबिलिटी कैसी है, तो देखिए आपके क्लास में जो है मैंने बताया ही है कि देखिए अलग अलग तरीके के, कोई ऑटिज्म किसी बच्चे को है वो भी आ सकता है, किसी को ADHD है यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है तो वो भी आ सकता है। इसके साथ साथ आपके यहाँ हो सकता है कि मेंटली रिटार्डेड या फिर कॉग्निटिवली डिसेबल्ड भी चाइल्ड आ जाए। तो अलग अलग तरीके का, और या फिर आपके यहाँ जीनियस, ठीक है, जैसे प्रोडिजी भी बोलते हैं, तो कोई प्रोडिजी चाइल्ड आ जाए, कोई जीनियस हो जो बहुत तेज हो पढ़ने में, तो और कोई नॉर्मल भी चाइल्ड होगा। तो देखिए आपको इंक्लूसिव एजुकेशन देना है, यानी कि जो है आपको सबको साथ में लेके चलना है। और इसके लिए कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को मालूम होना जरूरी है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में अगर आपको पता चल जाएगा तो आप जो है करिकुलम उसी हिसाब से मोल्ड कर पाओगे। फ्लेक्सिबिलिटी जो है होनी चाहिए इतनी करिकुलम में कि देखिए अलग अलग कॉग्निटिव एबिलिटी से क्या होता है ना कि लर्नर के कैपेसिटी के बारे में पता चलता है, और इससे हम ये देखते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन को कैसे प्रोसेस कर रहा है, प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर रहा है, कितना क्रिटिकली थिंक कर रहा है, यानी कि वो आलोचनात्मक तरीके से कैसे सोच रहा है, क्या क्या जो है अलग अलग चीज़ें हैं, कौन कौन से अलग अलग फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से उसकी कॉग्निटिव एबिलिटी जो है का उस हमें पता चले, और उसके बाद हम डिज़ाइन करें अपने कोर्स को वैसे ही फ्लेक्सिबल बना रखें हम खुद को भी, ताकि अलग अलग लर्नर्स के नीड्स को कैटर कर पाएँ। ठीक, तो ये लर्नर का रोल है। जो हमारा टीचिंग है तब और प्रभावी बन जाएगा जब हम लर्नर के बारे में अच्छे से जान जाएंगे, उनके संज्ञानात्मक कारक के बारे में जानेंगे, कॉग्निटिव फैक्टर्स, उनके प्रायर नॉलेज, उनके कॉग्निटिव एबिलिटीज़ के बारे में जानेंगे। दूसरा है जो लर्नर का ही रोल है, और लर्नर के लिए भी देखा जाता है, चूंकि ये टीचर के लिए भी एक जो है इंपॉर्टेंट रोल है मोटिवेशन, तो लर्नर के लिए भी है। और देखिए इंट्रिंसिक मोटिवेशन और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, दो तरीके का मोटिवेशन होता है, यानी अभिप्रेरणा होता है या फिर प्रेरणा होता है। ठीक, तो जो इंट्रिंसिक यानी आंतरिक प्रेरणा है ना, ये क्या होता है कि लर्नर के अंदर अगर इंटरनल ड्राइव है सीखने का, उसके अंदर अगर क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा है, ठीक है, तो उससे भी लर्नर का जो है ना वो एंगेजमेंट बढ़ता है, क्लास में वो एंगेज होता है, वो आपसे बात करेगा, क्वेश्चंस पूछेगा, अगर वो क्यूरियस है तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछेगा। इसके साथ साथ क्या करता है कि वो इस सीखने की प्रक्रिया में खुद को जो है इन्वेस्ट करता है, इस लर्निंग प्रोसेस में खुद को निवेश करने की इच्छा को महत्वपूर्ण रूप से रखता है आपके सामने, और इससे भी आपका पूरा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस प्रभावित होता है। तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन ये एक अच्छा मोटिवेशन माना जाता है। ठीक है, ये पॉजिटिव पॉइंट होता है, और इसमें बाहरी गिफ्ट से और ये सब चीज़ों से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर हम देखें एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की, तो ये जो है ना ये बाहरी प्रेरणा है, और जैसे एक्सटर्नल फैक्टर्स अगर उसको इफेक्ट कर रहे हैं, कि अगर आप बोल रहे हो कि भाई चॉकलेट दूंगा अगर आप पढ़ लो, तो वो चीज़ें जो है ना इफेक्ट करेंगी अगर उसको, तो यानी कि वो एक्सटर्नली मोटिवेटेड है।
अगर आप उनको बोलो कि भाई रिवॉर्ड मिलेंगे, आपको रिकॉग्निशन मिलेगा, तो इससे अगर लर्नर का कमिटमेंट जो है वो बढ़ जाता है, अगर वो एकेडमिकली जो है प्रतिबद्ध हो जाता है, यानी कि अगर वो देखें तो जो शैक्षणिक गतिविधियां हैं, जो भी उसकी एकेडमिक परसूट्स हैं, वो अगर बेहतर होते हैं, अगर आप उसको एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन देते हो, यानी कि वो लर्नर जो है ना वो एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड है, यानी बाहरी प्रेरणा से वो जो है लोतप्रोत है ना। तो ये चीज़ अगर हम देखते हैं तो ये एक नेगेटिव पॉइंट माना जाता है, ये पॉजिटिव नहीं है, ठीक है। और हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लर्नर इंट्रिंसिकली मोटिवेट रहे और जो एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड लर्नर है ये कम से कम रहे, ठीक। क्यों रहे? क्योंकि इनसे जो है ना ये बाहरी जो प्रेरणा है, इससे ये ज़्यादा दिन नहीं चलता है, ये कुछ दिन तक आप भी देखते हो। आप अगर किसी का रिजल्ट देखते हो और देखते हो कि हाँ बहुत अच्छा स्कोर आ गया है, जैसे मान लो कि कोई भी 200 प्लस स्कोर आ गया उनका, अगर किसी का या फिर अगर किसी का JRF क्लियर हो गया, आप देखते हो तो आप भी मोटिवेट हो जाते हो। लेकिन अगर आप जो है अपनी इच्छा रखते हो कि मुझे प्रोफेसर बनना है, ठीक, और आप उसके लिए काम कर रहे हो, तो आपको ये सारे स्कोर्स, चाहे किसी का 200 आए चाहे किसी का 150 आए, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप जो है खुद के लक्ष्य पे जो है देखते रहोगे, उसके बारे में सोचते रहोगे और फिर काम करोगे। और इंटरनली आप अगर मोटिवेट रहो, इंट्रिंसिकली मोटिवेट रहो, तो उसका इफेक्ट एक बहुत लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है और वो कभी खत्म नहीं होता है। तो ये मोटिवेशनल फैक्टर्स यानी प्रेरणा के कारक हो गए जो लर्नर के लिए था। इसके बाद अगर हम देखें तीसरा, तो यह है सीखने की शैलियाँ यानी लर्निंग स्टाइल। तो देखिए लर्नर अलग अलग तरीके से सीख सकता है भाई, कोई है वो विजुअल तरीके से, कोई ऑडिटरी यानी कि सुनने से, श्रवण, काइनेस्थेटिक तरीके से, ठीक है। और सबके अपने अपने प्रेफरेंसेस हो सकते हैं लर्नर्स के। कोई मान लीजिए कि कोई ब्लाइंड है तो वो उस तरीके से सीखेगा कि भाई ऑडिटरी मीडियम से या फिर ब्रेल का यूज करेगा। देखिए ब्रेल से याद आया, लुई ब्रेल डे जो है 4 जन को मनाया जाता है। देखिए ये सब भी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक। 4 जनवरी को ब्रेल डे बनता है। देखिए ब्रेल जो है ये यूज़ होता है किसके लिए? ब्लाइंड पीपल के लिए, जो अंधे लोग हैं उनके लिए। लुई ब्रेल थे, उन्होंने ही ये लिपि लाई थी ब्रेल। तो देखिए कोई ऑडिटरी मीडियम से पढ़ेगा, कोई विजुअल मीडियम से। तो अगर हम अपने लर्नर्स को समझे, उनके लर्निंग स्टाइल्स को समझे, ठीक, और उसके हिसाब से अपने टीचिंग अप्रोचेस को टेलर करें, उसके हिसाब से उनके अनुरूप अपने शिक्षण पूरे पठन पाठन को जो है उसमें बदलाव लाएं, और इसके बाद उससे क्या होता है ना कि कॉम्प्रीहेंशन बढ़ता है, जो उनके जो समझने की क्षमता है वो बढ़ जाती है, एनहेंस हो जाती है, और इसके साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा वो रिटेन कर पाता है, रिटेंशन भी बढ़ जाता है, ठीक। तो वो ये जो है लर्निंग स्टाइल भी बहुत इंपॉर्टेंट है लर्नर के रोल पे कि किस तरीके से वो पढ़ते हैं। इसके साथ साथ सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है ना, यानी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि जो है वो भी इंपॉर्टेंट है कि भाई जो संसाधनों तक जो पहुंच है वो कितना है। जो लर्नर है उनके अगर सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड उनका सही नहीं है तो हो सकता है कि जो टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट हैं उनमें वो कमज़ोर हो, ठीक। क्योंकि अगर कोई लर्नर है उसके पास कोई टेक्नोलॉजी से वो एंगेज ही नहीं है या फिर यूज टू ही नहीं है, फॉर एग्जांपल वो कंप्यूटर चलाना नहीं जानता है क्योंकि वो बहुत गरीब परिवार से आता है ना, तो अलग अलग तरीके के लर्नर हो सकते हैं। और इसीलिए सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है टीचिंग लर्निंग में। तो देखिए वैलिड एक्सेस टू एजुकेशनल रिसोर्सेज हो सकता है इससे। देखिए फिजिकली भी उनके पास कम रिसोर्सेज हो सकते हैं और डिजिटली भी कम रिसोर्सेज हो सकते हैं, और इससे जो है ना जो उनका समझ का स्तर है, जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो, और जो उनके जो स्किल डेवलपमेंट वाली जो चीज़ है ना, जो कौशल विकास की गहराई है वो भी कम हो सकती है, ठीक है, और प्रभावित हो सकती है। और इसीलिए जो है ये इम्पॉर्टेंट है कि सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड वाले जो लर्नर हैं, जो सोशली इकोनॉमिकली जो है वो वीक हैं, उनको भी इंक्लूसिव एजुकेशन के थ्रू कक्षाओं में शामिल किया जाए, और स्कूल्स में ही कंप्यूटर्स अवेलेबल होते हैं तो वहाँ उनको ये प्रोवाइड करके और बेहतर से बेहतर शिक्षा दी जाए ताकि उनको भी कोई उनको पीछे ना रहना पड़े। इसके साथ साथ जो सांस्कृतिक प्रभाव है, जो कल्चरल इन्फ्लुएंस, अलग अलग कल्चर से बच्चे आते हैं तो उसका भी इन्फ्लुएंस जो है वो लर्निंग पे पड़ता है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है लर्नर के पर्सपेक्टिव से। आगे देखें तो देखिए हेल्थ एंड वेलबींग, एक लर्नर का हेल्थ कैसा है, ठीक है। और हेल्थ में भी देखिए 2 तरीके का हेल्थ होता है, फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ। तो फिजिकल हेल्थ पे तो हम जानते हैं कि अगर कोई लर्नर है वो अगर PWD यानी फिजिकली वीक एंड डिसेबल्ड है, कोई भी उसको प्रॉब्लम है, तो वो फिर उसका लर्निंग भी इफेक्ट होगा, है ना, और उसके लर्निंग का तरीका भी चेंज होगा। तो फिजिकली वेलबींग जो है ना ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है लर्नर के एबिलिटी को।
ताकि वो क्लासेस कैसे अटेंड करेगा। अगर वो फिजिकली ठीक नहीं है, वो हमेशा बीमार ही पड़ा रहता है, तो रेगुलर क्लासेस नहीं कर पाएगा और उससे भी उसकी लर्निंग जो है वो तो पूरा जो शिक्षण है वो प्रभावित होगा। और इसके साथ साथ वो लर्निंग एक्टिविटीज में एक्टिवली पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाएगा, है ना, कि नियमित रूप से अगर उपस्थित नहीं रहा तो उससे क्या होगा, सक्रिय रूप से वो भाग नहीं ले पाएगा, अपने जो पठन पाठन की जितनी भी गतिविधियां हैं उनमें वो पार्ट नहीं ले पाएगा। और देखिए मेंटल हेल्थ को हम बिल्कुल भी हमें नकारना नहीं चाहिए, और इंडिया में तो बहुत मेंटल हेल्थ पे बात होता नहीं है, लेकिन होना चाहिए और लोगों को शाई नहीं होना चाहिए। अगर आपको कोई मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है तो यू शुड एक्सेप्ट इट एंड यू शुड सी ए साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट, ठीक है। तो इमोशनली वेलबींग होना बहुत इंपॉर्टेंट है आज के डेट में, खासतौर से जब ये टेक्नोलॉजिकल दुनिया है, तो यहाँ बहुत लोग जो है वो टेक्नोलॉजी के लिए इतने आदी हो चुके हैं कि वो उनका मेंटल हेल्थ इफेक्ट हो रहा है। तो देखिए इमोशनल बीइंग जो है ना, वेलबींग जो है, उससे अगर वो अच्छा है, अगर ठीक है, तो बेहतर होगा क्या, कंसंट्रेशन बेहतर हो, यानी एकाग्रता, मेमोरी भी बेहतर रहेगी, स्मृति, और इसके साथ साथ समग्र संज्ञानात्मक कार्य प्रणाली, ओवरऑल कॉग्निटिव फंक्शनिंग बेहतर होगा। तो देखिए कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पेरेंट्स जो है ना वो सेपरेटेड है, डिवोर्स्ड हैं। कई बच्चे ऐसे हैं जहाँ घर में काफ़ी ज़्यादा विवाद होता है, तो उससे भी उनका जो है मेंटल हेल्थ प्रभावित होता है। तो आपको हर चीज़ का ध्यान रखना होगा। अगर कोई बच्चा शांत बैठा हुआ है, अगर कोई बच्चा शाई है, तो उससे आपको बात करके ये पता लगाना होगा कि क्या उसके घर पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और फिर उसके हिसाब से केटर करना होगा, उसके नीड के हिसाब से, उसके लर्निंग स्टाइल के हिसाब से। तो ये हो गया। इसके साथ साथ देखिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस तो लर्नर्स में होते ही हैं, यानी व्यक्तिगत मतभेद। और इससे क्या होता है कि देखिए अलग अलग तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं, तो जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं इससे भी लर्निंग इफेक्ट होती है, कि कोई जो है अलग तरीके से पढ़ना चाहता है, कोई अलग तरीके से, कोई ब्लाइंड है, कोई डेफ है, कोई नॉर्मल है, कोई प्रोडिजी है, ठीक है, कोई ज़्यादा मेंटली रिटार्डेड है। तो अलग अलग डिफरेंसेस हैं, तो इससे भी लर्निंग प्रभावित होती है। इसमें भी अगर एक पॉइंट देखें तो पर्सनालिटी ट्रेट्स मतलब क्या होता है, व्यक्तित्व लक्षण, ठीक। तो अलग अलग पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं लर्नर्स के, और कुछ लर्नर होते हैं जो इंट्रोवर्ट होते हैं। मतलब इंट्रोवर्ट मतलब अंतर्मुखता, मतलब क्या होता है कि खुद में ही वो रहते हैं, वो किसी से बात नहीं करना चाहते, वो बहुत शाई होते हैं। और कुछ होते हैं जो बहुत बातूनी होते हैं, एक्सट्रोवर्ट होते हैं। तो इससे भी कि भाई लर्नर जो है वो कैसे इंटरेक्ट कर रहा है अपने पीयर से, अपने साथियों से, कैसे एंगेज कर रहा है, ठीक है, कैसे जो है गतिविधियों में संलग्न हो रहा है, कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज़ में, उससे भी उसके ओवरऑल लर्निंग प्रभावित होती है। और इसके साथ साथ अगर हम देखें पूरी समरी इस चीज़ की, तो हम संक्षेप में ये बात कह सकते हैं कि एक लर्नर का जो एक्सपीरियंस है ना, वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक। जो ये पठन पाठन की पूरी प्रक्रिया है, इसमें लर्नर का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि उसी एक्सपीरियंस से उसके संज्ञानात्मक क्षमताओं को, यानी कि जो उसकी कॉग्निटिव एबिलिटीज है, इसके साथ साथ जो अभिप्रेरणा के उसके कारक हैं, मोटिवेशनल फैक्टर्स वो, और इसके साथ साथ जो सीखने की शैलियाँ हैं, लर्निंग स्टाइल हैं, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि है, जो उसका बैकग्राउंड है, सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड, इसके साथ साथ उसका हेल्थ और उसके इंडिविजुअल डिफरेंस है, ये सारे फैक्टर्स जो है ना इफेक्ट करते हैं टीचिंग को। और ये जो है लर्नर के पर्सपेक्टिव से हम देख रहे थे, टीचर का पर्सपेक्टिव हमने देखा, लर्नर का पर्सपेक्टिव हमने देख लिया, मतलब टीचर के दृष्टिकोण से हमने देखा, लर्नर के यानी कि शिक्षार्थी के भी और शिक्षक के भी, दोनों के हम दृष्टिकोण से देख चुके हैं। और अब हम बात करेंगे सपोर्ट मटेरियल के बारे में। तो देखिए सपोर्ट मटेरियल का क्या रोल होता है। तो सपोर्ट मटेरियल का रोल क्या होता है, देखिए सबसे पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसलिए है कि देखिए एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी अगर है, यानी कि अगर बच्चा सामर्थ्य है और जो भी सपोर्ट मटेरियल है वो एक्सेसिबल है, यानी पहुंच में है, और वो उपलब्ध है, यानी अवेलेबल है, ठीक। 3 A's हैं यहाँ पे, ठीक, 3 A's, एक्सेसिबल, अफोर्डेबल और अवेलेबल। ये 3 चीज़ें अगर हैं तो जो है सपोर्ट मटेरियल से जो है बच्चा बहुत ज़्यादा सीख सकता है, और उससे उसके कॉग्निटिव एबिलिटीज़ जो है वो बेहतर होंगी, उससे उसके जो है समझ की जो क्षमता है उसका भी विकास होगा। और इसके साथ साथ वो जो है ना वो इक्वल, मतलब कहते हैं ना कि जैसे अगर हमारे पास मटेरियल बढ़िया है, ठीक, और यानी रिसोर्सेज, और इसके साथ साथ अगर इंटरनली वो लर्नर मोटिवेटेड है और टीचर भी जो है वो बेहतर तरीके से पढ़ा रहा है, तो सोचिए कि ये तीनों चीज़ें अगर मिल जाए तो एक बेहतर कहेंगे कि पर्सनालिटी ओवरऑल उभरेगी, एक ऐसा बिहेवियरल चेंज आएगा लर्नर में कि वो जो है एक बहुत आगे, बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से, बहुत बेहतर ढंग से पढ़ पाएगा, समझ पाएगा चीज़ों को, ठीक है। तो देखिए ये चीज़ बहुत चीज़ों पे डिपेंड करती है कि भाई एक्सेसिबल है तो वो कहाँ रहता है,
अगर पहुँच में है, मतलब मान लीजिए कि कई लोग हैं जो कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में रहते हैं, तो उनके पास बहुत सारे बुक्स नहीं पहुँच पाते, लेकिन टेक्नोलॉजी की वजह से अब उनके पास PDF तुरंत अवेलेबल होता है। लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं चीज़ों को, ठीक, मतलब वो सामर्थ्य नहीं है, पैसे ही नहीं है उनके पास कि वो अफोर्ड कर पाएँ। तो इनके लिए भी बहुत सारे ऐसे मटेरियल जो फ्री में गवर्नमेंट अवेलेबल करा रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो देखिए स्वयं है, ठीक, स्वयं, और इसके साथ साथ जो है स्वयं प्रभा है, स्वयं प्रभा। अच्छा देखिए स्वयं प्रभा में अभी जैसे DTH चैनल्स रहते हैं इसमें, तो 80 DTH चैनल्स जो है अभी तक जैसे मैंने देखा था तो अपडेटेड 80 DTH चैनल्स हो गए हैं इसमें। तो ये देखिए 24/7 इस पे कोई ना कोई एजुकेशनल प्रोग्राम आता ही रहता है। तो ये उन बच्चों के लिए जो फ्री ऑफ कॉस्ट ही अवेलेबल है, जो कि अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ अफोर्डेबल वाला जो हमारा था ना कि वो सामर्थ्य अगर नहीं है तो उनके पास ये चीज़ें उनके लिए अवेलेबल कराई गई हैं, ठीक। उसके बाद जो अगर हम देखें तो देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे स्वयं की, तो देखिए जो स्वयं है ना, ये भी गवर्नमेंट का ही एक स्कीम है, मूक है, ठीक है। मूक समझते हो ना आप, मूक जो है वो जो है एक तरीके से हम देखें तो गवर्नमेंट द्वारा ये चलाया गया मूक है, और बहुत तरीके का जो है मूक्स होते हैं, ठीक। तो मूक्स में हम देखते हैं कि सबसे पहले एक चीज़ होता है इसमें कि एक सेकंड, हाँ यहाँ पे देखते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें ये होता है कि सेल्फ पेस्ड लर्निंग हो पाता है, ठीक। सेल्फ पेस्ड लर्निंग होता क्या है, तो देखिए सेल्फ पेस्ड लर्निंग ये होता है ना कि आप अपने हिसाब से आप जो है लर्निंग को पूरा कर पाते हो। मतलब क्या कि खुद अपने टाइम, इसमें टाइम बाउंडेशन नहीं रहेगा, खुद के टाइम के हिसाब से प्लेस आपका होगा, टाइम आपका होगा, ठीक है। और आप कहीं भी एक्सेस कर सकते हो। तो जो एक्सेसिबिलिटी वाली चीज़ है वो भी है ना, कि एक ये नहीं कि आपको क्लासरूम में ही आके पढ़ना है, ठीक। और ये ऐसे कोर्सेज होते हैं जो ये मूक्स होते हैं, ये जैसे ये स्वयं है तो ये मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज हैं, ठीक। तो ये ऐसे कोर्सेज हैं जिनको डिज़ाइन किया गया है ताकि ऐसे लर्नर्स जो काफ़ी ज़्यादा दूरस्थ जगहों पर रहते हैं, ठीक है, कि ऐसे जगहों पर रहते हैं कि जहाँ एक्सेसिबल नहीं है एजुकेशन इतना, तो उनके लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। और इससे काफ़ी ज़्यादा वो फ़ायदा उठाते हैं इन चीज़ों का, ठीक। तो जो स्वयं है, जैसे स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, यही है शायद स्वयं। तो स्वयं के थ्रू भी यही गवर्नमेंट जो है, ये फोकस गवर्नमेंट का यही है कि कैसे बेहतर से बेहतर मटेरियल को अफोर्डेबल तरीके से एक्सेसिबल कराया जा सके, अवेलेबल कराया जा सके, ठीक है। तो अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी आपने समझ लिया। और मटेरियल्स अगर अफोर्डेबल और एक्सेसिबल होंगे तो इससे क्या होगा ना कि इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलता है बच्चों को। तो चाहे उनका सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड कैसा भी हो, अगर उनको एक जो है समान अवसर दे रहे हो तो उससे भी काफ़ी बेहतर होता है पूरा टीचिंग लर्निंग का ये प्रोसेस, ठीक। तो ये हमने देखा। दूसरा पॉइंट है कि भाई करिकुलम का रेलेवेंस, यानी कि पाठ्य चर्चा की प्रासंगिकता कितनी है, ठीक। तो आपका जो सपोर्ट मटेरियल है ना, वो आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव से अलाइन होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जो आपका सीखने का उद्देश्य है उसके साथ कैसे अलाइंड है, मतलब कैसे उसी चीज़ को ये बढ़ावा देता है जो आप सिखाना चाहते हो। तो आपका सपोर्ट मटेरियल ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो कुछ अलग बताता हो, ठीक। आपका जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव हो उसको ही ये सपोर्ट करे, ये मटेरियल जो है, जो भी आप प्रोवाइड कर रहे हो। इससे करिकुलम से अगर वो अलाइन रहता है तो इससे क्या होता है ना कि जो भी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को आप हासिल करना चाहते हो, ठीक है, जो भी आप जो है शिक्षण उद्देश्यों को आप हासिल करना चाहते हो, उनको आप कर पाओगे बेहतर ढंग से। और इसके साथ साथ जो एजुकेशनल कंटेंट आप कवर करना चाहते हो वो कर लोगे। तो इससे क्या होता है ना कि आपका टाइम भी बचता है, और इसके साथ आप जो है जो अचीव करना चाहते हो, जो भी टारगेट आपने रखा है कि हाँ बच्चा जो है वो अगर ये क्लास कर लिया बच्चे ने तो उसको ये चीज़ें आ जानी चाहिए, ठीक। तो उस चीज़ को आप अगर अचीव कर पाते हो तो वो चीज़ जो है वो रेलेवेंस टू करिकुलम के लिए अच्छा साबित होता है। मतलब अगर सपोर्ट मटेरियल अगर रेलेवेंट है करिकुलम के तो इससे ओवरऑल टीचिंग बेहतर होती है। तो ये भी अफेक्ट करता है। इसके साथ साथ कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज, यानी व्यापक तरीके से वो कवर करता हो, जो आपका सपोर्ट मटेरियल है वो कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर करता हो। ये आपको सुनिश्चित करना होगा कि जो सपोर्ट मटेरियल है ना वो पूरी तरीके से डेप्थ तक पहुंचता हो, जो आप समझाना चाहते हो, जो सिखाना चाहते हो। इससे जो है टीचर और लर्नर दोनों के यूटिलिटी एनहेंस होगी, ठीक।
इससे क्या होगा, शिक्षकों और शिक्षार्थियों दोनों के लिए ये उसकी उपयोगिता जो है बढ़ जाएगी इस सपोर्ट मटेरियल की। तो देखिए करिकुलम से रेलेवेंस होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप जो है कुछ ऐसा सपोर्ट मटेरियल आपने प्रोवाइड कर दिया जो आउट ऑफ सिलेबस हो, जो सिलेबस में है वो ही ना। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ऐसे चीज़ें पढ़ा रहे हैं जो सिलेबस में नहीं है। तो सिलेबस में नहीं है अगर आप पढ़ा रहे हो तो फिर वो कोई उनको फ़ायदा नहीं करेगा। हाँ, एज अ लर्निंग फ़ायदा करेगा, लेकिन अगर एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से देखें तो वो नहीं फ़ायदा करेगा। तीसरी चीज़ें देखें तो देखिए बहुभाषी और बहुसांस्कृतिक विचार, ठीक है, कि भाई मल्टीलिंगुअल और मल्टी कल्चरल कंसिडरेशन हमें रखना होता है सपोर्ट मटेरियल में। तो यहाँ भी देखिए कि हम बाइलिंगुअली ये प्रोवाइड कर रहे हैं। क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं? क्योंकि देखिए यहाँ पर कई लर्नर्स हैं जो इंग्लिश में सीखते हैं और कई लर्नर्स हैं जो हिंदी में पढ़ते हैं। ठीक, मैं बार बार कहता हूँ कि आपको रेलेवेंसी एक लैंग्वेज पे नहीं रखना होगा, आपको खुद को जो है ना वो डायनेमिक बनाना होगा। ठीक, तो मल्टीलिंगुअल सपोर्ट अगर मटेरियल में है तो उससे क्या होता है ना कि आप जो है बहुभाषी तरीके का अगर मटेरियल प्रोवाइड करते हो तो उससे बहुत डाइवर्स लोगों को आप कवरेज कर पाओगे। यानी कि जो आपके लर्नर हैं, अलग अलग लैंग्वेज के लर्नर्स भी जो है वो समझ पाएंगे जो आप पढ़ाओगे, है ना। एक ही अगर लैंग्वेज में आप पढ़ा रहे हो तो हो सकता है कि बहुत सारे लर्नर्स जो हैं वो आपसे ना पढ़ें क्योंकि आप जो है उनके नीड्स को कैटर नहीं कर पा रहे हो। तो देखिए अलग अलग लैंग्वेज में जो मटेरियल है वो अगर प्रोवाइड हम करते हैं, ठीक, तो इससे क्या होता है ना कि डाइवर्स लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड के जो भी लर्नर्स हैं उनको हम उनके नीड्स को पूरा कर पाते हैं। और इससे क्या होता है ना कि इंक्लूसिविटी, ठीक, मतलब समावेशिता को बढ़ावा मिलता है। ठीक, इसके साथ साथ अगर देखें सांस्कृतिक संवेदनशीलता यानी कल्चरल सेंसिटिविटी जो है ना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है इसमें कि जो सपोर्ट मटेरियल है वो कल्चरल डाइवर्सिटी को दिखाए, किसी एक कल्चर को बढ़ावा ना दे बल्कि सभी कल्चर को समान माने और समान जो है वो हम कहें कि समान अवसर दे, समान तरीके से प्रदर्शित करे वो जो सपोर्ट मटेरियल है। और इससे क्या होता है ना कि जो लर्नर्स है ना वो रिलेट कर पाते हैं चीज़ों को, क्योंकि वो अपने आसपास अगर देखते हैं और आपने अगर कल्चरल डाइवर्सिटी उसमें शो की है तो उनके अंदर भी एक जो है बेहतर नागरिक बनने का जो बीज होता है ना वो पड़ जाता है और कंटेंट में भी रेलेवेंस वो फाइंड कर पाते हैं। ठीक, तो अगर आप डाइवर्सिटी को यूज़ करोगे तो कंटेंट भी आपका रेलेवेंट होगा क्योंकि अलग अलग टाइप के लर्नर्स भी के अलग अलग ज़रूरतों को आप जो है वो केटर कर पाओगे और इससे जो शिक्षार्थी हैं वो सामग्री से जुड़ सकेंगे और वो जो है उस सामग्री की प्रासंगिकता को पा सकेंगे। तो ये जो है मल्टीलिंगुअल और मल्टी कल्चरल कंसिडरेशन अगर सपोर्ट मटेरियल में है तो उससे ये फ़ायदे हैं। चौथा है डिजिटल एंड इंटरैक्टिव एलिमेंट। तो देखिए डिजिटली और इंटरैक्टिव एलिमेंट अगर आप बनाते हो तो यानी कि ऐसा आपने जो है सपोर्ट मटेरियल प्रोवाइड किया है कि जिससे इंटरैक्टिव तरीके से लर्नर्स जो है एंगेज हो पा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए आपने क्विज़ दिया और उसमें 4 ऑप्शन दे दिए 1 2 3 4 और अगर ऑप्शन 1 जैसे बताया लर्नर ने चूज किया और वो रॉन्ग हो गया तो उसके बाद क्या होता है कि लर्नर को आगे ये बताएगा कि नहीं ऑप्शन 2 जो है वो राइट है और क्यों राइट है, तो उसका पूरा एक्सप्लेनेशन वहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए इंटरैक्टिव है ना, लर्नर इंटरैक्ट कर रहा है और इंटरैक्ट करके चीज़ों को समझ रहा है। ठीक, तो ऐसी सामग्री प्रोवाइड करना और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो है उसके थ्रू, ठीक है, तो अलग अलग डिजिटल फॉर्मेट्स यानी कि जो भी डिजिटल प्रारूप है उनमें आप जो है इन चीज़ों को जो है वो इनकॉर्पोरेट करो, मतलब लागू करो और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज करके आप इन सपोर्ट मटेरियल्स को प्रोवाइड कर सकते हो। इससे क्या होता है कि ऑनलाइन अगर आप प्रोवाइड करते हो तो मैंने बताया ना कि जैसे दूर इलाकों में जैसे कोई लद्दाख से आपके साथ जुड़ा हुआ है तो भाई वो एक्सेस नहीं कर पाएगा ना अभी न्यू दिल्ली में जो भी चीज़ें हैं उसको, है ना, वो कैसे एक्सेस करे, तो विद द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। तो आप इन्हीं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का यूज करके उनसे जुड़ सकते हो। और हमारा दूसरा ये पॉइंट आ जाता है इंटरएक्टिविटी यानी अंतरक्रियाशीलता। इससे क्या होता है कि जो इंटरैक्टिव एलिमेंट्स है जो मटेरियल के अंदर हैं जिससे कि लर्नर जो है इंटरैक्ट कर पा रहा है, मतलब क्या कर पा रहा है कि भाई संवाद कर पा रहा है। ठीक, कि चीज़ों से वो अगर लर्नर खुद इंटरैक्ट करके कोई चीज़ को सीख रहा है तो वो ज़्यादा अच्छा जो है वो रिटेन कर पाएगा चीज़ों को। तो इसीलिए ये इंटरैक्टिविटी होना चाहिए मटेरियल में। और मैंने जैसे बात किया कि कोई क्विज होना चाहिए, मल्टीमीडिया कंटेंट होना चाहिए, जैसे वीडियो, ऑडियो, ये सारे चीज़ों का 3D तरीके से 3 डायमेंशनल तरीके से आप अगर पढ़ा रहे हो तो वो इससे एक्टिव लर्निंग प्रमोट होता है और रिटेंशन जो है वो बेहतर होता है। तो हमने बात किया है कि भाई सक्रिय सीखने और प्रतिधारण को बढ़ावा देने का जो पूरा का पूरा ये चीज़ है, ये क्या करता है सपोर्ट मटेरियल अगर डिजिटली और इंटरैक्टिवली जो है अवेलेबल हो तो। ठीक, अब इसके साथ अगर हम आगे बढ़ें तो देखिए टीचर ट्रेनिंग एंड गाइडेंस हमारा 5वां पॉइंट है और इसमें हम देखते हैं कि भाई देखिए
जो सपोर्ट मटेरियल है, तो भाई ट्रेनिंग रिसोर्सेज अगर अवेलेबल हैं तो इससे क्या होता है कि भाई टीचर जो है वो भी सप्लीमेंट्री मटेरियल्स को देख पाते हैं। मतलब एक तो ये हो गया जो करिकुलम में बुक्स अवेलेबल हैं, ठीक, और इसके अलावा बाहर के मटेरियल को देख के भी टीचर को अपने समझ का विकास करना होता है, क्योंकि उसको लर्नर्स को समझाना है, और अगर समझाना है तो बेहतर ढंग से समझना भी होगा। इससे टीचर का भी प्रोफेशनल डेवलपमेंट होता है और इसके साथ साथ लर्नर्स को भी बेहतर जो है वो कंटेंट मिल पाता है, ठीक। और ये पूरा सपोर्ट मटेरियल है, इसका इफेक्टिव यूज हो पाता है, यानी प्रभावी ढंग से उसका उपयोग हो पाता है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो जो कार्यान्वयन के लिए जो मार्गदर्शन है यानी गाइडेंस है इम्प्लीमेंटेशन के लिए, ये भी जो है वो टीचर ट्रेनिंग एंड गाइडेंस में आ जाता है सपोर्ट मटेरियल के रोल में, ठीक। क्या अगर क्लियर इंस्ट्रक्शन है, मतलब और क्लियर इंस्ट्रक्शन और गाइडेंस है, तो कि कैसे जो है वो सपोर्ट मटेरियल को इंटीग्रेट करके यूज करना है टीचिंग प्रैक्टिसेस में, तो इससे क्या होता है ना कि उसका इम्पैक्ट जो शिक्षार्थी हैं उनके अधिगम पे बहुत ज़्यादा अच्छा पड़ता है, ठीक। तो जो भी चीज़ें हैं वो क्लियरली बताई गई हों टीचर को कि भाई ऐसे ऐसे आपको इस मटेरियल का यूज करना है, ऐसे आप इंटरेक्ट करना है, आपको इन क्विजेज का यूज करना है, क्लास में ये क्वेश्चंस पुट अप करना है। तो इससे क्या होता है ना कि एक गाइडेंस मिल जाता है टीचर को, और वो उससे ओवरऑल स्टूडेंट का लर्निंग बेहतर हो पाता है, और इससे भी टीचिंग जो है वो इफेक्ट होता है। ये शिक्षण की प्रक्रिया है वो भी इससे भी जो है वो प्रभावित होती है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो देखिए असेसमेंट अलाइनमेंट, ठीक, जो सपोर्ट मटेरियल है ना वो मूल्यांकन संरेखण हो, अलाइंड हो असेसमेंट के लिए भी, ताकि आप जो सिखा रहे हो उसको आप जो है उसका मूल्यांकन भी तो करोगे ना। तो वो कैसे करोगे? अगर आप जो है वो ऐसे तरीके से पढ़ा रहे हो कि उसका मूल्यांकन करना जो है वो पॉसिबल ही नहीं है, तो कैसे? तो अगर आप एक जो है सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ा रहे हो तो उसका मूल्यांकन करना भी आसान हो जाएगा। तो इसको अगर हम देखें, इसका ये पॉइंट कि भाई जो मूल्यांकन के साथ सह संबंध यानी को रिलेशन विद असेसमेंट, जो सपोर्ट मटेरियल है वो ऐसे होना चाहिए, ऐसे अलाइंड होना चाहिए कि उसका जो है ना वो अलाइंड हो क्या असेसमेंट मेथड से जो करिकुलम में यूज़ होते हैं। इससे क्या होता है कि जो लर्नर्स हैं वो कैसे उनको इवेलुएट करना है वो लर्नर्स को भी पता होता है कि हाँ ऐसे हमारा टेस्ट होना है। तो आप देखते हो ना कि अगर जैसे क्लासेस चल रही हैं उसके बीच में फॉर्मेटिव असेसमेंट आजकल होता है, और क्लासेस के दौरान ही होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। याद रखिएगा कि देखिए जो ड्यूरिंग द होता है ना, ड्यूरिंग द ये क्या कहते हैं टीचिंग, तो इसे फॉर्मेटिव असेसमेंट बोलते हैं। और जो एंड में होता है, जो आखिरी में होता है, इसे समेटिव असेसमेंट बोलते हैं, ठीक। तो अगर आप इन चीज़ों को देखें, ये देखिए इस बार पेपर में भी आया था ये एफए और एसए वाला ये कॉन्सेप्ट। तो देखिए फॉर्मेटिव असेसमेंट टूल्स होने चाहिए, या ऐसे टूल्स होने चाहिए जिससे आप जो है वो सपोर्ट मटेरियल का यूज करके जो है और आप जो है वो असेसमेंट भी कर पाओ, ऑन गोइंग इवेल्युएशन एंड फीडबैक ये आपको मिल सके, ठीक। तो मूल्यांकन का ये संरेखण है। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारा 7वां पॉइंट है, ये है फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म जो फीडबैक तंत्र है, इसमें भी ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए क्या क्या आप चीज़ें पढ़ा रहे हो, कैसे आप पठन पाठन करवा रहे हो, और उसका जो है कैसे फीडबैक लेकर उसको और बेहतर बनाओगे, तो वो भी अब सपोर्ट मटेरियल के अंदर होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहला है फीडबैक लूप्स, यानी कि एक ऐसा फीडबैक मैकेनिज्म को इस्टेब्लिश करना ताकि जो सपोर्ट मटेरियल है उसका इफेक्टिवनेस बढ़ सके, और इसके साथ साथ कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट हो सके और अडाप्टेशन हो सके, नए नए तरीके से जो है कहते हैं ना कि लगातार जो है वो निरंतर सुधार हो सके और अनुकूलन जो है वो संभव हो सके लगातार, ठीक। इसके साथ साथ यूज़र रिव्यूज़, ठीक, आप एनकरेज करिए, आप जो है वो जो उपयोग करता है यानी कि जो यूज़र है, जैसे आपका स्टूडेंट है, तो उनको जो है आप बताइए कि भाई आप रिव्यू दीजिए, फीडबैक दीजिए। जैसे हम लोग भी बोलते हैं ना, कोई भी आपका फीडबैक है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो क्यों बोलते हैं? क्योंकि उससे फीडबैक लेके और हम अपने टीचिंग को, अपने शिक्षण को और बेहतर बनाएंगे। क्या क्या कंटेंट में बदलाव करेंगे वो उस हिसाब से हम करेंगे कि लर्नर के नीड्स क्या है, ठीक है। तो वो उसको भी एनकरेज करते हैं हम लोग, और जो सपोर्ट मटेरियल का रोल यहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। और इससे क्या होता है कि हमें जो है ना आगे चल के जो हमारा अगले क्लासेस आएंगे उनमें जो है और बेहतरी हो पाता है। तो ये यूज़र रिव्यूज़ का ये फ़ायदा है। तो देखिए हमने सबसे पहले देखा कि भाई टीचर का क्या रोल है ना, यानी कैसे टीचिंग में क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, और उन फैक्टर्स में सबसे पहले हमने देखा टीचर का रोल, फिर हमने देखा लर्नर का रोल, और फिर हमने देखा सपोर्ट मटेरियल का रोल, ठीक है। ये हमारा पार्ट 1 था। इसके बाद हम देखेंगे जो इसमें इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ हैं और लर्निंग इन्वायरमेंट एंड इंस्टीट्यूशन है, तो इनका क्या क्या रोल होगा वो हम देखेंगे अपने अगले लेक्चर में।
तो अगर हम कंक्लूजन के तौर पे देखें, यानी कि अगर हम देखें यहाँ पे निष्कर्ष क्या निकलता है, तो देखिए कई कारक शिक्षण की प्रभावशीलता को प्रभावित करते हैं, यानी कई फैक्टर्स ऐसे हैं जो प्रभाव डालते हैं शिक्षण की प्रक्रिया पे पूरी। और एक प्रमुख कारक जो शिक्षक का शैक्षणिक कौशल है, जो पेडागोजिकल स्किल है, जिसमें जटिल अवधारणाओं को स्पष्ट और आकर्षक तरीके से व्यक्त करने की उनकी क्षमता शामिल है, कि कैसे जो है वो बहुत ज़्यादा जो है कॉन्सेप्ट्स, ऐसे भी कॉन्सेप्ट्स हों जो बहुत ज़्यादा मुश्किल हों, ठीक, और उनको भी कैसे आप आसान तरीके से और इफेक्टिव तरीके से प्रेजेंट करते हो और अपने लर्नर्स को समझा पाते हो, तो ये भी इसमें शामिल है। इसके साथ साथ जो क्लासरूम एनवायरनमेंट है, जो कक्षा का वातावरण है, और जो भी संसाधन अवेलेबल है, जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है, जो वो भी छात्रों की सहभागिता और समझ को प्रभावित करते हुए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कि भाई इससे ये भी होता है कि भाई जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो कितने ज़्यादा एंगेज्ड हैं, कितना एंगेज हैं लर्निंग में, और कैसे अंडरस्टैंडिंग उनकी जो है वो इफेक्ट हो रही है इससे। इसके बाद देखें तो इसके अतिरिक्त छात्रों की विविधता, यानी कि ये डाइवर्सिटी जो होती है ना स्टूडेंट में, उनके सीखने की शैली, यानी कि जो उनके लर्निंग की जो स्टाइल है, और व्यक्तिगत जरूरतें, यानी जो भी उनकी पर्सनल नीड्स हैं, वो भी शिक्षण प्रभावशीलता को प्रभावित करती है। यानी कि वो टीचिंग जो है वो कितना ज़्यादा इफेक्टिव है, उसको ये भी प्रभावित करती है। इसके बाद हमने देखा कि भाई शिक्षकों के लिए व्यावसायिक विकास यानी प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो है ना, उसके जो अवसर हैं, जो भी प्रोफेशनल डेवलपमेंट का अवसर, शैक्षणिक संस्थानों से समर्थन, यानी जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे कितना सपोर्ट मिल पाता है, और इसके साथ साथ जो टेक्नोलॉजिकल जो है एकीकरण है, यानी कि जो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके शिक्षण की गुणवत्ता को कैसे आकार देते हैं शिक्षक, ये भी हमने देखा कि ये भी जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है रोल प्ले करता है पूरे का पूरा पठन पाठन की प्रक्रिया में। इसके बाद हम देखते हैं कि भाई जो सर्वोत्तम शिक्षण अनुभव बनाने में हमारा पूरा जो है हमारा ध्यान होता है कि हम कैसे बेस्ट से बेस्ट लर्निंग एक्सपीरियंस दे सकें, और छात्र की सफलता को बढ़ावा देने के लिए इन कारकों पर समग्र विचार आवश्यक है। ठीक है, यानी कि आप जो है अगर चाहते हो कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो लर्निंग है वो बेहतर हो सके, पूरा एक्सपीरियंस वो ऑप्टिमल लर्निंग एक्सपीरियंस हो सके, और इसके साथ साथ हॉलिस्टिक लर्निंग हो सके, तो उसके लिए आप इन फैक्टर्स को ध्यान में जरूर रखें जिनके बारे में हमने बात किया। ठीक है, तो इन कारकों को आपको ध्यान में रखना होगा। तो आई होप कि ये फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग का पहला पार्ट आपको पसंद आया हो, और हम जो है जिस हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लासेस हो रही हैं, बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, ताकि कोई भी पॉइंट आपका छूटने ना पाए। आपका अगर कोई भी क्वेरी कंसर्न हो तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम को जरूर फॉलो करिए ज्ञानस्थली पे। और अगर आपको ये बैच अच्छा लग रहा है और दूसरों को भी बताना चाहते हैं तो देखिए PS100 ये कोड है, ये लगा के एक्स्ट्रा डिस्काउंट पा जाइए हमारे एकलव्य बैच पे। हमारा एकलव्य बैच चल रहा है जो पेपर 1 के लिए है, और इसका जो प्राइस है वो ओनली 1500 रुपीज़, और इस पर भी अगर एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको पाना है तो ये कूपन कोड लगाना होगा। लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कर दीजिए यूट्यूब पे ज्ञानस्थली क्लासेस को, और टेलीग्राम पे भी ज्ञानस्थली क्लासेस को ज़रूर फॉलो करिए। और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास बेहतर लगा हो, अच्छा लगा हो। और मैं फिर से कहता हूँ, आज रिजल्ट आया है तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, जो है आपको हार मानने की ज़रूरत नहीं है। आप फिर से जो है और ज़्यादा मजबूती से आप अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट करिए। आप 1-2 दिन ले सकते हैं, अपने आप को थोड़ा सा फ्रेशन अप करिए और फिर से जुट जाइए। और इस बार हम जून में JRF जो है वो ला के रहेंगे, यही मेरी जो है वो पूरी की पूरी मेरे तरीके से 100% मैं अपना दूंगा। आपसे भी यही आशा करूंगा कि आप भी दोगे। तो आई होप कि ये क्लास आपको पसंद आया हो, और मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, टेक केयर ऑफ योर लव्ड वंस एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।